अच्छा जी, तो हम लोग लास्ट टाइम देख रहे थे कि डिफरेंट टैग्स हैं आपके HTML के अंदर, ठीक है। तो हम उसमें हमने लिस्ट वगैरह देखा, लिस्ट का टैग, और हमारे पास दो तरह की लिस्ट होती हैं, ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये हमने देखा। हमने टेबल का टैग देखा था, हमने लिंक का टैग, और हमने एंकर का टैग देखा था, ए जिसको हम कहते थे, हम कह रहे थे इसमें लिंक डाल रहे हैं, तो वो एंकर का बेसिकली टैग था, ठीक है। एक दो एग्जांपल्स और हैं आपके सामने, इसको मैं साथ आपका इसका कोड भी आपको साथ दिखा दूंगा कि ये कैसे बना है। इसका मकसद मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था क्लास में कि इसका मकसद सिर्फ आप लोगों को ना टैग्स के साथ फेमिलियर कराना है, कुछ टैग्स के साथ फेमिलियर कराना है, ठीक है। अब जैसे ये लिखा हुआ है, आपके सामने स्क्रीन है, इसका ये कैसे लिखा हुआ है अगर हम देखें इसे, तो लिंक्स इन HTML ज़रा हेडिंग सी बनी हुई है, उसके बाद एक टेबल सा बना हुआ है, एक टेबल है, और इसमें ये मैं आपको इसलिए इस तरह बोल रहा होता हूँ कि अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है कि जी ये चीज़ ड्रॉ करें, तो आपने इसको रीड कैसे करना है, कि आप भाई ये चीज़ बना के दे दो, ये चीज़ डिज़ाइन करके दे दो, तो आपने उसको एग्ज़ाम के टाइम, असाइनमेंट या कोई जिसके भी टाइम, या कोई प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो, तो आप उसको रीड कैसे करोगे। अच्छा ये टेबल है, अच्छा ये हेडिंग है, अच्छा अगर ये टेबल है तो इसमें कितनी रोज़ हैं, अच्छा इसमें 2 रोज़ हैं, अच्छा क्या इसमें कोई हेडिंग बनी हुई है, इस टेबल की कोई हेडिंग है, अच्छा इस वाले क्वेश्चन में हेडिंग नहीं है, ठीक है। तो आपने आपने दो तीन बातें देख ली, ये टेबल बना हुआ है, इसमें कोई हेडिंग नहीं है, इसमें 2 रोज़ हैं, और इसमें 2 कॉलम्स हैं। अच्छा 2 रोज़ हैं। सर आवाज जी क्यों जी। नहीं आ रही? आवाज ठीक नहीं आ रही। आवाज़ ठीक नहीं आ रही, एक सेकेंड। अभी सही है। अभी ठीक है। चले, तो हम बात कर रहे थे कि इस कुछ तरह से चले सही हो गया। इस हम बात कर रहे थे कि इस तरह से आपने ना, कोई भी डिज़ाइन आपको मिलता है तो आपने उस डिज़ाइन पे गौर कैसे करना है, ठीक है। अगर हम इसका सामने कोड भी ओपन कर लेते हैं, कोड भी अगर इसका आपको दिखा दूं, तो मैंने आप लोगों को भी HTML फाइल्स भेजी है ना, आपने राइट क्लिक करके इसको ओपन विद करना है, ओपन विद, या नोटपैड अगर इंस्टॉल होगा तो एडिट विद नोटपैड कर लें। इस तरह से इसका कोई कोड था, देखिए सिंपल। अच्छा ये तो लिंक्स आ गए, एक सेकंड, इसको हम उसमें खोलते हैं, लिंक्स नहीं, ये टेबल वाला था, ये भी आपकी स्क्रीन पे भी ड्रॉ हो जाएगा। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। तो इस तरह से जो है ना, आपका एक टेबल, ये टेबल ड्रॉ हुआ था, इसमें देखें गौर करने वाली बात क्या है, ये जो मैं हाईलाइट भी कर दूंगा। आप टेबल में डाटा डालते हो विद रिस्पेक्ट टू टेबल रोज, TR, ठीक है। आपके सामने मैं स्क्रीन पे उसे ओपन भी कर देता हूँ, आपके पास 1 और 2 रोज हैं, ठीक है। और जो पहली रो है उस रो के अंदर 2 वैल्यूज पड़ी हुई हैं, यानी कि हॉटमेल और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस। सिंपल देखें, आपने टेबल रो स्टार्ट की और 2 वैल्यूज डालनी है ना, तो 2 TDs हैं, TD, पहले TD में आपने आउटलुक की वैल्यू यानी कि हॉटमेल की वैल्यू डाल दी, और दूसरे वाले में आपने पाकिस्तान एयरलाइंस की वैल्यू डाल दी दूसरे TD के अंदर। ये DD यहाँ शुरू, दूसरा DD यहाँ ख़त्म। अच्छा जी, एक रो ख़त्म हो चुकी है तो टेबल रो का टैग आप क्लोज कर देते हो। ये एग्जांपल आपको सिर्फ दिखाने का मकसद मेरा ये था कि आपको ये अंदाज़ा हो जाए। देखें, एक टेबल डाटा के अंदर मैंने हेडिंग डाली है, उस हेडिंग के अंदर मैंने लिंक का टैग, एंकर का टैग डाला है, ठीक है। और दूसरी आपको चीज़ सिखाना मकसद ये था कि आप देखें वो टैग्स की क्लोजिंग कैसे हुई है। टेबल डाटा के अंदर हेडिंग 3 था, हेडिंग 3 के अंदर एंकर का टैग था। तो ये सीक्वेंस ज़रा आपने जो है ना, इसका ख्याल रखना है। आप अगर टैग्स को प्रॉपरली क्लोज नहीं करोगे, इनका सीक्वेंस फॉलो नहीं करोगे, तो आपका कोड नहीं चलेगा। और HTML CSS में यही एक प्रॉब्लम भी होता है कि आप कोड लिख रहे हो और कोड के दौरान अगर आपकी कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, उसका रिजल्ट ही नहीं आएगा, एरर नहीं शो होगा। तो ये इसमें एक और छोटी सी चीज़ है कि हम आम कंपाइलर में काम करें, मैं एरर दे रहा था, ये एरर ही नहीं देता। जैसे आप लोगों को मैं थोड़ी देर दिखाता हूँ, कल मैं एक कोड लिख रहा था,
अब उस कोड में मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ एक डॉट की थी शायद, लेकिन क्या था कि वो कोड ही नहीं चल रहा, आपके पास वो आउटपुट ही नहीं शो कर रहा था। तो इसमें ये भी एक छोटा सा चैलेंज है कि आपने टैग्स की जो है ना का सीक्वेंस हायरार्की ज़रा जो है ना संभाल के यूज़ करनी है कि कौन सा कहाँ ओपन हो रहा है, कौन सा कहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक सर है, ये टीडी वाले एक दफ़ा रिपीट कर दें। मैं रिपीट कर देता हूँ। देखें इसको मैं कोड के साथ करके देखिएगा, आपके सामने जो एग्जांपल है ना, इसमें 2 रोज है ना, और इसमें आपने 2 वैल्यूज डाली हैं। एक रो के अंदर 2 वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू हॉटमेल है तो उसके लिए इसका इस्तेमाल होगा उसका टीडी। तो देखें आप, हॉटमेल लिखा हुआ है और इसके लिए इसका टीडी है। जबकि इसी के आगे पाकिस्तान एयरलाइन, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है तो उसके लिए उसका अपना टीडी है। और ये दोनों एक ही रो में आ रहे हैं तो दोनों टी आर एक ही टेबल रो में आ रहे हैं। ये मैंने हाईलाइट किया। ठीक है, अगर इसमें लेट सपोज 3 कॉलम्स होते तो आप टी आर का टैग क्लोज करने से पहले एक और टी डी डाल देते, एक और टी डी डालते तो तीसरा कॉलम भी बन जाता। ठीक है, तो आप टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स एंटर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर टी आर। एक रो कंप्लीट होती है, उसमें जितने कॉलम्स हैं वो टी डी के अंदर कैप्चर किए जाते हैं। एग्जैक्टली इसी तरह देखें, जब सेकंड रो आपने एंटर करनी थी तो आपने दोबारा वही काम किया। एग्जैक्टली वही काम है, टेबल रो का टैग खोल दिया। जब टेबल रो का टैग खोला है तो पहली वैल्यू डालनी है ना, तो पहला टीडी डाला आपने, टीडी H3 लिख दिया और ज्वाइन paf.government.pk, ये एयरफोर्स की साइट है। इस ये जो है ना एंकर टैग आपको इस रेफरेंस पे लेके जाएगा, इस लिंक पे लेके जाएगा। और डिस्प्ले क्या हो, ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स, सॉरी ज्वाइन पाकिस्तान एयरफोर्स, दैट्स इट। एक टीडी खत्म। अच्छा, दूसरी वैल्यू डालनी है सरो की तो दोबारा टीडी खोलें और इसमें पाकिस्तान आर्मी .government.pk, ये मैंने साइट डाल दी और डिस्प्ले क्या होगा, पाकिस्तान आर्मी वेबसाइट। इस तरह से आप जो है ना एक टेबल के अंदर डाटा पॉपुलेट करते हो। ठीक है, मैंने आपको समझाना क्या था इसमें, हाँ भाई टेबल के अंदर भी लिंक्स हो सकते हैं। अब आपके जहन में यहाँ पर आ रहा होगा ये लिंक है, ये लिंक है और ये ब्लू कलर का और अंडरलाइन हुआ है, हमने कहीं पर इसको ये कलर स्टाइल वगैरह नहीं दिया। दैट मीन्स के जो एंकर टैग होता है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइलिंग आती है। ठीक है, अब अगर आपने इसका कलर चेंज करना है, आपने इसको अंडरलाइन ख़त्म करना है, इसका फॉन्ट साइज़ बढ़ाना है, इसकी फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है, तो ये चीज़ें की जाती हैं CSS के अंदर। ठीक है, ये चीज़ें CSS के अंदर की जाती हैं। तो वो आपको पता है कि आप इनलाइन CSS की मदद से भी कर सकते हो, इंटरनल CSS से भी कर सकते हो और एक्सटर्नल CSS से भी कर सकते हो। आज मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह हम देखेंगे CSS होपफुली काफ़ी हद तक स्टार्ट करेंगे ताकि स्टाइलिंग वाला काम भी आपका कवर हो। दूसरा मैंने आपको इसमें क्या दिखाया कि अच्छा बॉर्डर सेट किया टेबल का और विड्थ सेट कर दिया। 50% मीन्स कि स्क्रीन का 50%, और बॉर्डर 2 है, बॉर्डर 4 कर दें, बॉर्डर 10 कर दें तो उतना गाढ़ा बॉर्डर आपका डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये बताना था कि टेबल इस तरह से भी डिस्प्ले किया। आप बॉर्डर ना रखो तो आपका तब भी टेबल डिस्प्ले होगा, लेकिन वो बगैर बॉर्डर के होगा, नज़र नहीं आएगा लेकिन एक्चुअली आपने टेबल एंटर किया होगा। मैं चलिए आपको करके दिखा देता हूँ। मैं अगर 1 मिनट के लिए इसका ये हटाता हूँ टेबल का सब, मैंने सेव किया और आप लोगों की स्क्रीन पे अभी रीड्रॉ हो जाएगा। मैंने टेबल ही एंटर किया है लेकिन टेबल नज़र नहीं आ रहा, मतलब टेबल एंटर्ड है लेकिन मैंने इसके बॉर्डर वगैरह उसकी विड्थ वगैरह नहीं रखी। ठीक है, तो ये भी एक टेबल है। इस तरह आप कई बार अपने जो है ना पेज को डिज़ाइन इस तरह करोगे कि आप एक्चुअली बैकएंड पे टेबल डालोगे लेकिन आप उसकी जो है ना फॉर्मेटिंग नहीं करोगे कि दिखेगा नहीं कि टेबल है। ठीक हो गया। अभी इस एग्जाम्पल में तो हमने डाला हुआ था तो इसको डाल देते हैं और मैं आपको फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल दिखाता हूँ।
आप के सामने भी स्क्रीन आ जाएगी कि वही लिंक्स हैं, ये बुलेट्स में भी डाले जा सकते थे ना, ये बुलेट्स में भी डाले जा सकते थे, तो कितना को मुश्किल होगा। तो इसको आपने क्या करना है, ये देखिए आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। इसका भी मकसद आपको रिवाइज कराना है कि आप देखें कि आपने अगर लिस्ट एंटर करनी है तो आप उसको किसी टैग के अंदर लिखोगे। वो लिस्टिंग दो तरह की हो सकती है, ऑर्डर्ड लिस्ट OL और अनऑर्डर्ड लिस्ट UL, ठीक है। और इसके अंदर आपने 1 2 3 4 4 वैल्यूज डालनी है ना, तो ये आपकी 4 लिस्ट की वैल्यूज है ना, 4 लिस्ट के अंदर कंटेंट्स आ रहे हैं, तो इसको लिस्ट आइटम कहते हैं। ये आपके पास 4 लिस्ट आइटम्स मौजूद हैं, 4 लिस्ट आइटम्स मौजूद हैं आपके पास। और इसमें भी आपको बताना यही गर्ज था कि आप देखें, अगर पहला ही देख लेते हैं, तो ये सारा काम आपने लिस्ट आइटम के टैग के अंदर किया है। लिस्ट आइटम के टैग के अंदर आपने एक हेडिंग स्टार्ट की है, और उस हेडिंग के अंदर आपने एक एंकर टैग यूज कर दिया है, ठीक है। तो आपने बस इसका सीक्वेंस देखना है। और देखें क्लोजिंग में पहले एंकर टैग क्लोज किया जो सबसे एंड में आपने ओपन किया था, फिर हेडिंग वाला टैग, और उसके बाद लिस्ट आइटम। दूसरे लिस्ट आइटम डालना है तो दोबारा नया टैग, ठीक है। 4 लिस्ट आइटम्स डालने हैं तो 4 लिस्ट आइटम्स के टैग आपके डलेंगे। और सर आपको अगर हम इसमें से हेडिंग वाला पोर्शन अगर इसको रिमूव करते हैं, जो है टैग है हेडिंग वाला, उससे क्या हाँ, ये देखिए ना, हेडिंग के टैग से क्या होगा, चलिए हटा के एक के हटा के देख लेते हैं। पहले वाले से मैंने H3 का टैग हटा के देख लिया, ठीक है। मैंने इसको हटाया है, इसको सेव किया है, और मैंने इसको चलाया, तो अभी आपकी स्क्रीन पे आप फ़र्क देख रहे होगे, अभी आ जाएगा कि वो नॉर्मल जो है ना साइज में लिखा गया। नॉर्मल मीन्स 16 पिक्सल्स में, वो जैसे पैराग्राफ का साइज होता है ना, ये पैराग्राफ के साइज में चला गया। तो मैं सिर्फ क्या चाह रहा था कि थोड़ा ना बड़ा दिखे, तो मैंने हेडिंग का टैग डाल दिया था, ठीक है। अभी भी ये क्या, ये लिंक बना हुआ है, अभी भी ये लिंक बना हुआ है। इस पर क्लिक करूंगा तो हॉटमेल की वेबसाइट पे चला जाऊंगा। हाँ, ठीक हो गया सर दाऊद। फॉन्ट साइज तो मैन्युअली दे सकते हैं ना? फॉन्ट साइज मेनू बिल्कुल स्टाइलिंग में दे सकते हैं आप। स्टाइल के टैग से दो, यानी कि इंटर आपका इनलाइन CSS, आप ऊपर टाइटल में जाके सॉरी हेड में जाके स्टाइल का टैग यूज करो, यानी कि एक इंटरनल CSS, नहीं तो एक अलग फाइल में जाके स्टाइलिंग दे दो। मैंने ना यहाँ पर सिर्फ आपको ये दिखाना था कि अच्छा टैग के अंदर टैग, उसके अंदर एक और टैग, इस तरह की चीज़ हो सकती है। बाकी आपको स्टाइलिंग किस तरह करनी है वो तो आपकी मर्जी। ठीक हो गया। सही हो गया सर। तो सर हम ये जो हॉटमेल लिखा हुआ है आपने जी लिंक इन जी HTML ये टैग्स यूज किए हैं, इसकी जी वेरी जी। नेक्स्ट लाइन में नहीं हम ये लिख सकते कि मतलब इसका स्टाइल करके आगे बैकग्राउंड कलर या टेक्स्ट कलर फॉन्ट वो कलर फिर जो है इसको करके। देखिए, अब फिर पता क्या करना होगा, ये आप स्टाइलिंग किसकी कर रहे हो, लिस्ट आइटम की कर रहे हो ना। ये एक लिस्ट का जो आइटम है इसका स्टाइल डाल रहे हो ना, तो वो थोड़ा सा यस वाइज, वो आपको क्या करना होगा, इनलाइन CSS करनी होगी। इनलाइन CSS यहाँ लिस्ट आइटम का स्टाइल लिख के उसका जो स्टाइल आपको रखना है वो करोगे। फिर आप स्टाइल का टैग ठीक हो वो गया। थोड़ा, ठीक है, वो इनलाइन CSS वाला काम सारा वो हम करेंगे। ये हो गया। फिर आपको जो मैंने चीज़ दिखानी थी, ये एक सेकंड, ये भी हो गया। अब इसको देख लेते हैं। अभी आप लोगों की स्क्रीन पे एक पेज आया, जो हमने एक वेब पेज डिज़ाइन हुआ है। मेरे ख्याल से अब हम किसी हद तक इसको समझ सकते हैं, अब टू सम एक्सटेंड हमें समझ आ रहा है कि इस पर क्या क्या बना हुआ है। नाम लिखा हुआ है किसी का, एड्रेस लिखा है, फ़ोन और ईमेल लिखा हुआ है। अच्छा, ईमेल कैसा है, ईमेल देखे हुए लिंक बना हुआ है कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मेरा आउटलुक ओपन हो जाता है। अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा कि जिस पे मैंने क्लिक किया ना, उस बंदे को ईमेल जा रहा है। अब वो पूछ रहे आम ईमेल की तरह क्या सब्जेक्ट रखना है, क्या उसकी बॉडी है, फिर वो सेंड हो जाएगा।
बात समझ आई? मतलब अगर आप चाहते हो आपकी साइट हो कि आपकी साइट पे आए और उस पर क्लिक करे तो आपको ईमेल चला जाए। उसने क्लिक किया तो उसके सिस्टम का आउटलुक अकाउंट ओपन हुआ और अब वो डायरेक्ट आपको ईमेल कर सकता है, यानी कि आप एक्सेसिबल हो गए। ये बिल्कुल इस तरह ही है, ये इसे कहते हैं कॉल टू एक्शन बटन। कॉल टू एक्शन फेसबुक के अंदर आपने देखा हो कि अक्सर कोई ऐड लगता है, ऐड के नीचे लिखा होता है सेंड मैसेज। उस पर क्लिक करते हैं तो आप उस पेज वाले के से डायरेक्ट इंटरेक्शन कर सकते हो, उसको मैसेज चला जाता है। या कुछ लोग अपने जो है ना पेज पे कोई पोस्ट करते हैं और पोस्ट के नीचे उन्होंने ना साथ ही कॉल टू एक्शन बटन बनाया होता है कि कोई इस पर क्लिक करेगा तो उसका व्हाट्सएप नंबर ओपन हो जाता है। या कॉल टू एक्शन बटन देखा है कि अक्सर वो जो स्पॉन्सर्ड लिंक्स आते हैं उसके नीचे लिखा होता है कि लाइक का बटन के उस पेज वाले ने अपनी प्रमोशन की होती है और उसका लाइक का बटन नीचे होता है कि अगर आपको पेज पसंद है तो उस पर लाइक कर दें। वो क्या है? कॉल टू एक्शन बटन है आपका सोशल मीडिया पे। ये भी क्या है? कॉल टू एक्शन। अब मैं आपकी साइट पे है, अच्छा मैं आपसे रब्ता करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपके ईमेल पे क्लिक करूँ तो मेरा आउटलुक अकाउंट ओपन हो जाए, तो मेरे लिए आपको एक्सेस करना बड़ा आसान हो गया। ये कैसे बना हुआ है इसको देखते हैं। अगर आप लोग गौर करो, ये मैंने 4 लाइनें जो लिखी हैं, ये 4 लाइनें जो टॉप पे लिखी हैं ये सेंटर में आ रही है ना। ये जो मैंने यानी कि टेक्स्ट लिखा है, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ये यस सर। बिल्कुल ये आ रहा है सेंटर में आ गया ना। ये टेक्स्ट अलाइन क्या हो गया? सेंटर में। टेक्स्ट अलाइन हो गया सेंटर में। अच्छा उसके नीचे लाइन लगी हुई है, ये होता है एक सिंपल HR का टैग, हॉरिजेंटल। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन का टैग होता है। अच्छा उसके आगे कितना को मुश्किल काम है हम देख लेते हैं। अच्छा एक हेडिंग है ऑब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के अंदर एक बुलेट बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव में एक बुलेट बना हुआ है तो बुलेट हमें पता है कि वो आता है लिस्ट आइटम से और लिस्ट आइटम डला होता है। लिस्ट आइटम डला होता है हमारा कौन से टैग में? अनऑर्डर्ड लिस्ट में, UML अनऑर्डर्ड में। लिस्ट। बिल्कुल अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर LI डला होता है। नीचे देखें तो एजुकेशन है, बस सिंपल आम सी हेडिंग। उसमें हमने क्या किया? हमने 2 बुलेट्स डाले ना, हमने 2 बुलेट्स डाल दिए। 2 बुलेट्स डाले, एक में MS कंप्यूटर साइंस उसका नीचे नाम, दूसरा बुलेट BS कंप्यूटर साइंस और उसका नीचे नाम, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई। ठीक है, इतने काम को जरा कोड देख लेते हैं। ये BS कंप्यूटर साइंस इस्लामाबाद कैंपस तक का काम जो है इसका जरा कोड देख लेते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं होना चाहिए। इसका कोड एक ओपन करूं, कोड ही ओपन किया। हम इसको राइट क्लिक करके एडिट विथ नोटपैड, अभी आपकी स्क्रीन पे ये दिख जाएगा। ये देखिएगा। सर जी इसको मैक्सिमाइज करें। मैं एक सेकंड में ज़रा ऊपर वाला पोर्शन दिखा दूँ ना, फिर मैं लिंक के लिए करता हूँ। ये देखिएगा मैंने एक बड़ा अजीब सा स्टाइल किया है, मतलब अजीब सी स्टाइलिंग की है। मैंने लिखा है H1 के अंदर ना कलीम अहमद, और H1 के लिए मैंने स्टाइल क्या दे दिया? स्टाइलिंग करो ना, इनलाइन CSS। अच्छा जी, एक उसका मैंने एट्रीब्यूट सेट किया टेक्स्ट अलाइन, उसको वैल्यू दी है सेंटर, तो मेरा नाम आ गया सेंटर में। अच्छा हेडिंग 3 में मैंने लिखा है सेटलर टाउन रावलपिंडी, तो ठीक है इस हेडिंग को सेंटर में लाना था तो मैंने सेंटर कर दिया, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। फोन लिखना था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। और मैंने ईमेल देना था, उस ईमेल को मैंने टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। अब ईमेल वाला काम कैसे हुआ है? बहुत सिंपल सा तरीका है, हमने पहले भी किया है, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखिएगा अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। मैंने इसको हेडिंग के टैग में लिखा। अच्छा दिखे क्या, नजर क्या आए? ईमेल। ओके ईमेल नजर आए। लिंक किसका बनाना है? मेरे ईमेल का ना। देखिए मैं दिखा भी देता हूँ आपको कि भाई मेरा जो ईमेल लिखा हुआ है ना kaleem.infinix@gmail.com, इसका लिंक बन जाए। इसका लिंक बन जाए तो कोई मसला नहीं,
आप लोग जानते हो कि उसको एंकर के टैग के बीच में लिखना है, ये ए का टैग जो है इस एंकर के टैग के बीच में आपने लिखना है। ओके, कोई मसला नहीं। बस मामूली सा काम आपका क्या है कि आपने की सेट कर देनी, क्या उसका एक एट्रीब्यूट है href। ओके, वो पहले भी यूज़ करके आए हो। पहले क्या कर रहे थे पिछली एग्जांपल्स में, वहाँ वेबसाइट डाल रहे थे ना, यहाँ पर एक छोटा सा छोटी उसकी प्रॉपर्टी सेट कर दो। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, मेल टू कॉलन, ठीक है, मेल टू इकट्ठे लिखते हैं। ये जब आप उसकी प्रॉपर्टी सेट करते हो, उसके आगे वो ईमेल एड्रेस लिखते हो जिस ईमेल पे आप मेल भिजवाना चाहते हो। यानी कि कोई kaleem.infinix पे आए, जब क्लिक करे तो सेंडर कौन है, kaleem.infinix, रिसीवर, ये आपका रिसीवर है जिसको आप ईमेल भेज रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप अपना नाम भी लिख सकते हो कि दिखे मेरा नाम और सेंड इस नाम पे हो। तो बस आपने इसमें समझना क्या है कि मेल टू का जो है ना प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को आपने सेट कर देना, उस प्रॉपर्टी को आपने सेट कर देना, उसके आगे वो वैल्यू लिख देनी है, यानी कि जिसको आपने मेल करना है, दैट्स इट। उसके बाद क्या है, HR हॉरिजॉन्टल लाइन, वो आपने देखा ना लाइन लगी आ गई थी। उसके बाद आप देखें मैंने आपको क्या इसमें सिखाना था, ये जो इसको मैं हाईलाइट करूँ अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव हेडिंग थी आम सी, विदाउट ने भी बताया कि इसमें ये अनऑर्डर्ड लिस्ट में आएगा। उसमें एक बुलेट था, टू वर्क एज अ प्रोग्रामर, एज आ का स्पेस नहीं था तो मैंने स्पेस दे दिया। लिस्ट आइटम क्लोज, मैंने आपको इसमें और क्या सिखाना था कि देखो इसमें ना आप लिस्ट आइटम को बोल्ड भी कर सकते हो। तो ठीक है, मैंने बोल्ड के टैग के अंदर लिस्ट आइटम डाल दिया, बस इतनी सी बात। मैं एक बार दोबारा स्क्रीन अगर आपको दिखा दूं तो आप इसमें देखें एजुकेशन की हेडिंग है और इसमें 2 बुलेट्स हैं, इसमें 2 लिस्ट आइटम्स हैं। एक MS कंप्यूटर साइंस और उसमें आगे वैल्यू लिखी हुई है नेक्स्ट लाइन के ऊपर, और दूसरा बुलेट आपका है BS कंप्यूटर साइंस और उसमें इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन लिखी है। तो कितना को मुश्किल ये काम होगा, ये देखें, एजुकेशन अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू की, एक सेकेंड, अनऑर्डर्ड लिस्ट आपने शुरू की और अनऑर्डर्ड लिस्ट ही आपने क्लोज की। मैंने ओवर लिखा था गलती से। देखिए ये पहला लिस्ट आइटम है MS कंप्यूटर साइंस। आप एक चीज पे गौर कर रहे हैं कि मैंने LI लिखने के बाद बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस के लिए ब्रेक लाइन यूज नहीं किया। तो आपको शायद एक बात समझ आ रही हो कि भाई लिस्ट आइटम जब पहला खत्म होता है तो बाय डिफॉल्ट वो अगली लाइन पे ही चला जाता है। मुझे यहाँ BR यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने सिर्फ लिस्ट आइटम के टैग को क्लोज किया MS कंप्यूटर साइंस लिखने के बाद, तो उसने अगला कंटेंट नेक्स्ट लाइन पे ही लिखा है। ओके, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, मैं बुलेट्स में लिखना नहीं चाह रहा था क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन थी इसकी। नेक्स्ट किया जी, 2 लाइनें छोड़ो, 2 लाइनें छोड़ के क्या आ जाओ, 2 लाइनें छोड़ के आ जाओ BS कंप्यूटर साइंस पे। ओके, BS कंप्यूटर साइंस कहाँ से किया ये बताना चाह रहा हूँ। तो मैंने कोई ब्रेक लाइन यूज नहीं किया क्योंकि बस लिस्ट आइटम खत्म हुआ, तो लिस्ट आइटम खत्म होने के बाद अगला जो काम होता है वो नेक्स्ट लाइन पे ही हमेशा आता है। तो ठीक है, बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस, इसको मैंने सेव किया और इसको मैंने जाके देखा अपने क्रोम पे, तो ठीक है, ये काम हमने यहाँ तक कर लिया। इसमें कोई डाउट है किसी को तो पूछ लें, डिस्कस कर लेते हैं फिर। सर शुरू में जब मैंने HTML सीखी थी ना, तो इसमें एक मसला आता है कि साइड बाय साइड हर कंटेंट को शो करने का बहुत मसला होता है। इसमें बहुत मसला, वो भी बता दें सर, क्योंकि हर लिस्ट आइटम उसके नीचे शो हो रहा है, उसके अगर सामने शो करना हो तो इसका क्या होगा? मैं बताता हूँ। देखिए ये है बाय डिफ़ॉल्ट इस तरह की फॉर्मेटिंग हो रही है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट इसका अपना एक साइज भी है, बाय डिफ़ॉल्ट इसका एक बुलेट का स्टाइल भी है, ठीक है। अब
जैसे आप कह रहे हो ना साथ साथ अगर शो करना हो, अगर आपको यहीं से चलो एक बात कनेक्ट करता हूँ कि आप एक वेबसाइट पे जाते हो, वहाँ पे 4-5 ऑप्शन होते हैं ना, होम का बटन होता है, फिर जो है ना सर्विस का, फिर लेट्स सपोज कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो उस हमें क्या करना होता है, उसको थोड़ा स्टाइल सेट करना होता है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि किसी साइट पे गए हो, वहाँ आपने इस तरह देखा है, एक मेन्यू बार देखा है, तो मेन्यू बार एक्चुअली अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है इंटरेस्टिंगली। तो मेन्यू बार असल में अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। अब आपके ज़हन में क्या वहाँ बुलेट्स तो नहीं होते? इस हाँ, बुलेट्स नहीं होते, लेकिन वो फिर भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। जो वो तो साथ साथ लिखे होते हैं, वो फिर भी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। दैट मीन्स कि हमें CSS के अंदर उसकी स्टाइलिंग सेट करनी होती है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो मैंने कल एक छोटी सी एग्जांपल आप लोगों के लिए मैंने बनाई है कि अनऑर्डर्ड लिस्ट से साइट कैसे दिखाते हैं, एक वेबसाइट कैसे दिखाते हैं, उसमें मैंने ये आप वाला काम किया है कि ना उसकी स्टाइलिंग की है मैंने। तो मैं आपको कोशिश करके आज वो स्टाइलिंग ज़रूर दिखाऊंगा कि हम साथ साथ कैसे लिखते हैं, ठीक है। वो एक साइट है, एक साइट छोटी साइट से बनाइए, तो उसमें बस क्या होगा कि हम जब CSS करेंगे ना, CSS कवर करेंगे, तो उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा ये साइड पे कैसे दिखता है, ये पैरेलल कैसे दिखता है, ये जो है ना वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली कैसे दिखता है, वो आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, आगे चलते हैं। तो सिंपल, उसने स्किल्स की हेडिंग दी है। अब इसके बारे में अगर मुझे बताना चाहे एक्सपीरियंस से ऊपर ऊपर बताना चाहे मुझे कि ये काम कैसे हुआ है, कोई भी शेयर करना चाहे, इसको समझ आ रही थोड़ी बहुत। हम्म? आपके पास एक लिस्ट जनरेट हुई है ना, आपने लिस्ट बनाई है एक लैंग्वेजेस की, वेब टेक्नोलॉजीज की और डेटाबेसेस की। तो एक लिस्ट आ गई आपकी, और ये लिस्ट कौन सी है आपकी? एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है सर। अनऑर्डर तो ऊपर हो गया ना, बुलेट्स वाली, ये कौन सी ऑर्डर होगी? लिस्ट है सर। ये ऑर्डर ऑर्डर्ड लिस्ट है। ऑर्डर्ड ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट। ठीक है। एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। अच्छा, ऑर्डर्ड लिस्ट तो आ गई, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि अच्छा जब ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू की और पहला लिस्ट आइटम डाला ये लैंग्वेजेस का, तो इसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। फिर आपने 3 वैल्यूज उसकी एंटर की और उसको ख़त्म किया। फिर आपने जो अपना ऑर्डर्ड लिस्ट शुरू किया हुआ था उसका दूसरा आइटम डाला, वेब टेक्नोलॉजीज। फिर उसके अंदर आपने 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट की वैल्यूज डाली और ख़त्म किया इसको। फिर आपने जो शुरू किया हुआ था ऑर्डर्ड लिस्ट वाला डेटाबेसिस, वो तीसरी वैल्यू डाली, और इसके अंदर आपने एक अनऑर्डर्ड लिस्ट तैयार कर दी। कितना को मुश्किल काम है, इसको भी देख लेते हैं। ये भी आपकी स्क्रीन पे ड्रॉ हो जाएगा, ये देखें। हेडिंग 3 में स्किल्स लिखा, ओके। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू कर दी, अच्छा शुरू की तो ओके। ये लिस्ट आइटम है आपका, ये देखें, पहला लिस्ट आइटम है भाई। पहली वैल्यू डालो लैंग्वेजेस की, ओके। अभी क्लोज ना करना इसे, वो कह रहे हैं आपसे कि इसको क्लोज ना करना। इसके अंदर आपने क्या डाला, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई, ओके। उसके उसके फिर लिस्ट आइटम्स हैं HTML, C++ और केस्केडिंग सही में स्टाइल्स। सर। जी जी। सर आपने अभी बात किया था ये जब हम लिस्ट को करते हैं, ठीक है, जी उसमें आपने लास्ट पे BR नहीं था यूज़ किया क्योंकि वो खुद ब खुद हमें नेक्स्ट स्टेप ले जाता था। तो फिर यहाँ पे एग्जैक्टली। हमने BR क्यों यूज़ किया? हमने BR कहाँ यूज किया? हाँ ये सर ये ठीक है। इसे इसको ये देख लेते हैं इसका क्या फ़र्क है। इसने स्पेस दी हुई है ज़्यादा यहाँ पे ना, आप हटा देंगे तो 2 लाइनों की जगह 1 लाइन छोड़ेगा। हमें ना ये इसने 2 लाइनें यहाँ छोड़ी हुई हैं, वो मतलब गैप ज़्यादा कराने के लिए मैंने यूज़ किया, ठीक हो गया सर। ठीक है। तो भाई दोबारा इसका देख लें इंटरफेस
कि भाई पहला लिस्ट आइटम था लैंग्वेजेस, वो ख़त्म होने से पहले पहले उसके अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गई। और आप लोग गौर भी कर रहे हो शायद कि ये बुलेट तो है लेकिन हॉलो सर्कल है, फिल्ड सर्कल नहीं है। तो बस कितना को मुश्किल काम है कि इसकी टाइप बता दो, टाइप भाई सर्कल है इसकी। बस इतनी सी बात है और आपके 3 लिस्ट आइटम्स खत्म। ओके, ब्रेक लाइन करके दूसरा लिस्ट आइटम डाल दो, वेब टेक्नोलॉजीज। मेरे ख्याल से आप लोग अब समझ पा रहे होगे कि ये लिस्ट आइटम आपके ऊपर वाले ओएल का है, ऑर्डर्ड लिस्ट का है, ठीक है। और फिर तीसरा भी एग्जैक्ट उसी तरह डेटाबेसेस, और डेटाबेसेस का ये लिस्ट आइटम खत्म, जिसमें 3 अनऑर्डर्ड लिस्ट भी आ गई थी। और ये जो ओएल आप देख रहे हो ये वो ऊपर से शुरू हुआ था ऑर्डर्ड लिस्ट का, दैट्स इट। फिर आ गया आपका जब थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज, और मेरे ख्याल से लास्ट, सेकंड लास्ट है, लास्ट वाला देखें इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज। वो आप मेरे ख्याल समझ आ रहा होगा कितना किसमें क्या है। इंटरेस्ट एंड एक्टिविटीज हेडिंग है और अनऑर्डर्ड लिस्ट डाल दी है सिंपल सी एक। ये ऊपर काम हुआ था ना ये स्किल्स वाले के अंदर, ये अगर आप लोगों को लास्ट लेक्चर याद होगा मैंने इसमें भी ये काम नेस्टेड में कराया था आपको। लिस्ट के अंदर लिस्ट, फिर उसके अंदर एक और लिस्ट भी हो सकती है, तो ये मैं नेस्टेड वाला काम आपको रिवाइज करवाया। और एक्सपीरियंस अगर देखें, अच्छा एक्सपीरियंस मैंने लिखा हेडिंग टेबल के अंदर। अच्छा टेबल में लिख दिया। आप गौर कर रहे होगे कि पहली जो रो है, अच्छा उससे भी पहले हम देख लेते हैं। हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं हमारे पास 4 रोज हैं। अच्छा जो पहली रो है वो, उसमें हेडिंग्स लिखी हुई हैं, वो सेंटर में आई हुई है, हेडिंग, और बोल्ड होके आई हुई है। बात नोट करें, सेंटर में बोल्ड में आई हुई है और हेडिंग भी है। यहाँ आपको एक चीज बताता चलूं कि जो टेबल की हेडिंग्स होती हैं, जो टेबल्स की हेडिंग्स होती हैं, जब आप हेडिंग डालते हो तो वो आपको खुद से सेंटर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद से बोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है कि आपके टेबल की जो हेडिंग है वो बोल्ड और सेंटर में आती है। ये बात अक्सर मेरे क्लास में भी आपसे कहता था कि वो छोटे मोटे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं, बारीक क्वेश्चंस, वो इसमें से ये चीज़ें भी हैं कि अच्छा बताएं आपकी बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटिंग क्या होती है टेबल की हेडिंग की, तो भाई वो सेंटर में होती है और वो बोल्ड होके आती है। अच्छा अब इसके आगे मेरे ख्याल से डिस्कशन काफ़ी हद तक वाइंड अप हो जाती है। आपको एक सेकंड बेटा, किसी का माइक ओपन है, अगर वो म्यूट कर दें। आपका जो है ना, आपको नज़र आ रहा है कि आपके पास 4 रोज हैं, ठीक है। एक सेकंड अच्छा आपको, मैं कोड क्यों ओपन कर दिया, ये भी आपके पास स्क्रीन नज़र आ रही होगी, आपको आ जाएगी अभी, कि हमारे पास 1 2 3 4 रोज हैं, ठीक है। तो हम पहला अगर रो एंटर करना है तो ये सारा का सारा काम डालेंगे, ऑर्गेनाइजेशन, पोजीशन और ड्यूरेशन का, ये तीनों का काम डालेंगे हम टेबल रो के अंदर। टी आर के टैग, एक टी आर शुरू होगा और एक टी आर खत्म होगा और इसके बीच में ये 3 चीज़ें आएंगी। अच्छा ऑर्गेनाइजेशन क्या है, टेबल की हेडिंग है ना, तो टी एच का टैग आएगा यहाँ पे, टी एच का टैग। पहली हेडिंग क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, लिखेंगे टी एच के टैग के अंदर, पोजीशन भी टी एच के टैग के अंदर, ड्यूरेशन भी टी एच के टैग के अंदर। ये मेरे ख्याल से आप देख सकते हो, ये जो मैंने काम किया है, ये मैं इसको हाईलाइट भी कर रहा हूँ। ये पैडिंग क्या है, इसको 1 मिनट के लिए इग्नोर कर दें, बाकी सारा देखें कि आपने टी एच के टैग के अंदर 3 टी एच के टैग्स आए आपके एक टेबल रो के टैग के अंदर, ये 3 आपकी हेडिंग्स बन गई। और आप देख सकते हो अपनी खुली आंखों से भी कि यहाँ हमने कहीं पर बोल्ड और उसको सेंटर नहीं किया, हमने कहीं इसको बोल्ड और सेंटर नहीं किया। एच किस लिए होता है? टी एच टेबल हेडिंग के लिए ना,
तो टेबल की पहली रो होती है ना, अगर आपने इसको हेडिंग बनाना है तो उसके लिए हम TH यूज कर लेंगे। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि जो पैडिंग वगैरह की है, ये 1 मिनट के इसको स्किप कर दें, स्टाइल वाली चीज़ को। आप फोकस क्या करें कि हेडिंग कैसे बनी TH के टैग के अंदर। ठीक है, और समझने वाली बात क्या है कि ये एक रो खत्म हुई है ना आपकी, तो ये आपने TR के टैग के अंदर लिखा, बस बाकी सारा काम तो पुराने। अच्छा, दूसरी रो डालनी है, ज़रा एक बार देख लेते हैं भाई दूसरी रो कैसी दिखती है। अच्छा, वो बता रहे जी मैं टेक टू टुडे यहाँ काम करता था, प्रोग्रामर था, और यहाँ से यहाँ तक मसला ही कोई नहीं। सर जी जी, सर स्क्रीन नहीं ऑन हो रही, जरा दोबारा ओपन कर। स्क्रीन शो नहीं हो रही है आपको, एक सेकंड। अभी आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा है? सब ब्लैक आ रही है। आप एक बार रीजॉइन करके देखोगे, दोबारा ज्वाइन करके देखो। मैं वेट कर लेता हूँ आपका, आप रीजॉइन करके देखो। सर हो जी गई हाँ, है। चल, तो इस तरह से जो है ना, अब हम क्या कर रहे थे, दूसरी रो एंटर करनी है ना, कोई मसला नहीं। ये आप लिखें TR के टैग के अंदर। अच्छा, TR के टैग के अंदर पहली वैल्यू डालनी है, तो ये TD के अंदर लिख दें, टेबल डाटा। पहला डाटा क्या है, टेक टू टुडे। दूसरा डाटा प्रोग्रामर। तीसरा डाटा है आपका जनवरी 18 से 1 दिसंबर 18 तक। अच्छा, तीनों अपने अपने टेबल डाटा के टैग्स में लिखेंगे, लेकिन एक्चुअली ये टेबल रो के टैग में लिखा हुआ है। तो ये कोड आपके सामने दोबारा वही स्टाइल पैडिंग वाला काम छोड़ दें ज़रा 1 मिनट, बाकी सारा देखें। तो हमने सिंपल TD के 3 टैग्स यूज़ किए हैं, अलग अलग उनको क्लोज किए, और एक्चुअली ये टेबल रो के टैग में लिखा गया है। उसके नीचे देखें वही काम, अगर आपको समझ आ रही है अब, तो HTML में काम इसलिए भी थोड़ा आसान हो जाता है कि आप एक बार कोड लिखते हो, बाकी सारा कॉपी पेस्ट करते हो। अब देखिए, मैंने 3 रिकॉर्ड्स डालने थे, मैंने 3 बार उसको पेस्ट किया, उनकी वैल्यूज आके चेंज कर दी। एक जगह टेक टू टुडे लिखा हुआ है, एक जगह सॉफ्ट विजन लिखा हुआ है, और एक जगह न्यू क्रिएटिव सॉफ्ट। लेकिन मैंने ये सारा काम लिखा एक बार था, बाकी मैंने पेस्ट मार दिया और फिर उनकी वैल्यूज चेंज कर दी। मैं ज़रा इसको स्टाइलिश बनाना चाहता था, तो मैं थोड़ा टेबल को बेहतर दिखे, तो मैंने इसकी पैडिंग 15 पिक्सल्स कर दी। कंटेंट और सेल के अंदर जो गैप है वो मैंने बढ़ा दिया, एक सेल के अंदर मैंने गैप बढ़ा दिया, तो पैडिंग का आपका जो एट्रीब्यूट है उसको सेट किया जाता है। ये बहुत इस्तेमाल होने वाला टैग है, आपने जितनी भी स्टाइलिंग ऑनवर्ड्स करनी होगी उसमें पैडिंग, मार्जिन, ये सारी चीज़ें बहुत इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी किया है इनलाइन CSS से, बस आगे और तो कुछ रहता ही इसमें। ये हमारा जो है ना, इस तरह का एक पेज बन जाता है। ठीक है, इस तरह का एक पेज बन जाता है। इस पेज से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, वो क्लास के एंड पे आपको बताऊंगा कि वो कैसे करना है और क्या करना है। कुछ पूछना चाहते हो इस पेज से रिलेटेड तो पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नो सर। सर ये टेबल वाला बता रहे, टेबल कैसे क्रिएट किया है, तब मेरी स्क्रीन ऑफ थी। ये हमने किया टेबल के टैग के अंदर। ठीक है, ये पूरा एक टेबल का टैग है। अच्छा, टेबल का टैग है, और हम इसके बाद देखते हैं कि इसमें रोज कितनी है। 1 2 3 4, 4 आपके टेबल रोज के टैग यूज होंगे। अच्छा, 4 टेबल रोज के टैग यूज होंगे। हर टेबल रो के अंदर कितने कॉलम्स हैं? अच्छा, 3। तो आप उसके, मैं आपको चलो 1 मिनट देखिएगा, इसको लिख के दिखा देता हूँ। ये टेबल तो आप लोगों को मेरे ख्याल से इसका स्ट्रक्चर याद हो गया होगा। अब मैं ज़रा एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ, ये आपने याद कैसे करना होगा जी। टेबल का टैग है और टेबल का टैग क्लोज है। अच्छा, आपको रियलाइज़ हुआ इसमें रोज़ कितनी है? आपने कहा 4 रोज़ हैं इसके अंदर। आपने कहा ठीक है, तो आपने टेबल रो 1 2, एक रो,
दूसरी रो, चार आपने टेबल रो के टैग्स डाल दिए। आपको रियलाइज हुआ कि इसमें कॉलम्स कितने हैं। आप दोबारा स्क्रीन पे गए, आपको रियलाइज हुआ इसमें 3 कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं, और पहले वाली जो रो है वो हेडिंग है, कोई मसला नहीं। तो आपने क्या कहा कि पहला TH, पहली हेडिंग क्लोज, सॉरी पहली हेडिंग आपकी क्लोज। अच्छा, आपको रियलाइज हुआ एक नहीं 3 हेडिंग्स हैं, एक हेडिंग एंटर, दूसरी हेडिंग एंटर, तीसरी हेडिंग। ये सेट कर दिया, इनके बीच में वैल्यू लिख दोगे ना, ये पहला TR खत्म। आपको रियलाइज हुआ कि हर एक के अंदर 3 टेबल डाटा है, तो कोई मसला नहीं, क्लोज किया टेबल डाटा। अच्छा, पहला, दूसरा, तीसरा। आपको रियलाइज हुआ कि यही काम बाकी रोज के अंदर भी है, तो कोई इशू नहीं, आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। ये देखें अगर आप लोग, तो ये सारा काम हुआ है यहाँ पे, इस तरह से काम हुआ है। आपको मैंने एक ये प्रैक्टिस इसलिए भी करके दिखाई कि आप जब भी टेबल बनाने जाओ तो उसकी हायरार्की समझना कितना इंपॉर्टेंट है। एकदम से टैग लगाना शुरू कर देना जरूरी नहीं है। मैंने कहीं वैल्यू नहीं लिखी अभी, TH के अंदर मैंने कुछ नहीं लिखा, अभी मैंने TH के अंदर कुछ नहीं लिखा, TD में भी कुछ नहीं लिखा, लेकिन क्या टेबल की हायरार्की बन चुकी है, टेबल की हायरार्की बन चुकी है। इसको तसल्ली से गौर से देख लें, और मेरे ख्याल से आप समझ सकते हो भाई, अगर टेबल बनाना है चार कॉलम्स वाला, तो ठीक है, एक और TH डाल दो यहाँ पे, फिर नीचे एक और TD डाल दो, तो 4 कॉलम्स वाले। और अगर रोज मजीद एंटर करनी है तो कोई इशू नहीं, TR का जो टैग है उसको मजीद कॉपी पेस्ट कर लो, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। एक अच्छा HTML पेज बनाने के लिए आपको टेबल पे अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए, टेबल पे आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। सर ये हेडिंग चेंज भी कर सकते हैं, H1 H2 H3? नहीं, इसमें ना इसमें TH ही रहेगा। वो जो H1 H2 H3 है ना, वो तो ओवरऑल आपके ना जो टेक्स्ट है उसकी हेडिंग बढ़ा देता है, ये है टेबल की हेडिंग। ये हाँ, अगर साइज बढ़ाना है, साइज चेंज, जी, सर यही कह रहा हूँ ना, टेक्स्ट का साइज चेंज करने के लिए। तो फिर आप वो वाला H1 H2 नहीं यूज करोगे, फिर आप इसका स्टाइल डालोगे, फिर इसका स्टाइल डालोगे। यानी कि हम ये नहीं कर सकते कि TH1 TH2, हाँ इसको H1 H2 में लिख सकते हैं, ठीक है, उसमें लिखा जा सकता है वो, तो फिर ओवरऑल इसके इस तरह से। बाकी आप लोग ओवरऑल समझ गए हो कि टैग के अंदर टैग लिखा जा सकता है, उसको अपने हिसाब से आप सेट कर सकते हो, उसकी डेकोरेशन भी अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हो गया टेबल का टैग, इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज करते हैं। चलिए एक चीज़ आपको दिखाता हूँ, जो भी आपके लिए नहीं होगी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको उसका अंदाज़ा हो जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। जैसे अली अभी कह रहे थे ना कि वो एक लाइन में कैसे आएगा, तो ये हमने काम किया है। ये काम जो हुआ है, ये काम जो आपको टॉप पे नज़र आ रहा है, होम, अबाउट अस, सर्विसेज, क्लाइंट्स, इन्वेस्टर्स, ये सारी ना आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है, ये सारी आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट है। आपने इस लिस्ट की फॉर्मेटिंग ऐसी की है, आपने इस लिस्ट की स्टाइलिंग ऐसी की है, यानी कि CSS के अंदर क्या आपने इसको इस तरह दिखा दिया।
अगर आप देखें तो असल में ये क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इमेज डला हुआ है। आपने इमेज को सेट किया है और इमेज के ऊपर आपने ग्रीन कलर डाल दिया है। उस ग्रीन कलर के अंदर आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट को एक सीक्वेंस में डाल दिया और हर एक आइटम के साथ आपने एक एक उसका आइकन डाल दिया। अब इन्वेस्टर्स का आइकन पता नहीं मेरे से मिस हो गया, शायद इन्वेस्टर का भी एक आइकन था। सबके देखें अपने अपने आइकन्स हैं। मजीद अगर इसे हम गौर से देखें तो देखें सर जो है इन्वेस्टर का भी है 5वें नंबर पे। किसका? इन्वेस्टर का, हाँ। इसका वो आइकन मुझे नजर नहीं आ रहा, पता नहीं मेरे से मिस हो गया शायद। और आप एक और चीज नोट कर रहे हो कि पहले से सिलेक्टेड होम का टैग है, होम वाली वैल्यू है। अच्छा, एक और चीज भी गौर कर रहे हो, देखो मेरा कर्सर के जरा देखिए, कर्सर में सर्विसेज पे लेके आया या अबाउट पे लेके आया या क्लाइंट्स पे लेके आया, तो ये दूसरी इसकी शक्ल बदल जाती है। दैट मीन्स कि ये लिंक्स हैं। अब आपने तो लिंक ब्लू कलर में देखा था, ये कौन सा लिंक आ गया? ये तो अंडरलाइन भी नहीं है। दैट मीन्स कि हम उसको CSS के अंदर चेंज कर सकते हैं। बात समझने की कोशिश कीजिएगा ज़रा। और अच्छा, और इसमें गौर तलब बात कि भाई ये आइकन्स कैसे आए, ठीक है, ये इसमें नई चीज़ है। और अगर हम गौर करें तो होम और होम के आइकन में स्पेस देखें, अबाउट और अबाउट अस के जो वो है आपका आइकन है, उसमें स्पेस देखें। मैंने यहाँ पे होम का ही डल गया दोबारा। सर्विसेज का देखें, क्लाइंट्स का देखें, इनके बीच में भी गैप है। अच्छा, ये गैप भी कैसे सेट हुआ? आप गौर कर रहे हो तो मैं अबाउट में जाता हूँ तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है। अच्छा, ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल रहा है। और एक और बात पे गौर कर रहे हो, मैं टीम्स पे लेके जा रहा हूँ, टीम पे। एक सेकेंड, सॉरी, देखिएगा, मैं कर्सर मेरा अभी साइड पे पड़ा हुआ है ना, तो टीम वाइट में लिखा हुआ है। मैं कर्सर इस पे लेके जाऊंगा, ग्रीन हो जाएगा। इसे कहते हैं जब मैं होवर करूंगा, मैं जब इस पे कर्सर लेके जाऊंगा तो ये ग्रीन कलर का हो रहा है। अच्छा, मिशन के बाद डैश आ रही है, लाइन आ रही है, विजन के बाद आ रही है, टीम के बाद नहीं आ रही। अच्छा, सर्विसेज में जाऊंगा तो देखिए मार्केटिंग का हिस्सा मजीद उसकी 3 वैल्यूज हैं। ये कैसे सेट हुआ? एक और चीज, मैं देखिएगा, मैं क्लाइंट्स पे कर्सर लेके गया तो क्लाइंट भी क्या हो गया, सेलेक्ट हो गया। क्लाइंट सेलेक्ट हो गया, मतलब क्लाइंट सेलेक्ट, सॉरी नहीं, क्लाइंट का कलर चेंज हो गया बैकग्राउंड का। मैं जिस ऑप्शन पे लेके जाता हूँ उसका कलर चेंज हो रहा है, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है। बात समझ आ रही है? ये भी काम किस में हुआ है? स्टाइलिंग में हुआ है सारा। ये काम स्टाइलिंग की मदद से हुआ है। दैट मीन्स CSS में हुआ है। दिखाने का मकसद आपको ये था कि भाई अभी आपने अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम पड़ा है, देखो अगर आप थोड़ा सा उसको स्टाइल दो, थोड़ी सी उसकी स्टाइलिंग पे ध्यान दो, तो वो किस तरह से आपको पूरा एक मेन्यू बार बना के दे सकता है। किस तरह आपको एक मेन्यू बार बना के दे सकता है। तो इस तरह की स्टाइलिंग आपको करना होती है CSS के अंदर। इस तरह की जो स्टाइलिंग होती है वो की जाती है आपके CSS के अंदर, ठीक है। अब CSS के अंदर कैसे की जाती है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं मतलब डायरेक्ट आपको इस एग्जांपल से नहीं कराऊंगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि सिंपल जो है ना, इसमें कौन कौन सी टर्म्स यूज होती हैं जिससे हम ये चीज़ बना सकते हैं ऑनवर्ड्स। मैं आपको CSS का फोल्डर है, इसमें CSS के लेक्चर्स भी पढ़े हैं, लेकिन हम बजाय इसकी कई कहानियां पढ़े, हम डायरेक्ट कोड पढ़ते हैं। अच्छा, एक फाइल हम ओपन करते हैं इस तरह की, बजाय सिंपल सा काम है। 3 हेडिंग्स बनी हुई है, दिस इज हेडिंग 1, दिस इज हेडिंग 2, दिस इज हेडिंग 3, और तीनों को कलर्स दे दिए ना डिफरेंट डिफरेंट।
तीनों को आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर दे दिए। अच्छा देखते हैं कि कोड कैसे लिखा हुआ है। भाई ये इसका कोड है, एक मिनट में इसको सेव कर लूं। ये इसका कोड है। अब इस कोड में तो आपने कहीं स्टाइलिंग नहीं दी, इस कोड में तो आपने कहीं स्टाइलिंग नहीं दी। आपको शायद वो बात मेरी कनेक्ट हो रही हो कि आप 3 तरह से स्टाइलिंग दे सकते हो। आप इनलाइन वाला काम कर सकते हो, यानी कि H1 के आगे लिखना शुरू कर देता स्टाइल के टैग में, स्टाइल के एट्रीब्यूट में, वो इनलाइन था। मैं अगर ऊपर हेड के टैग के अंदर स्टाइल वाला काम शुरू कर देता तो वो आपकी इंटरनल CSS कहलाती। ये जो तरीका है ये आपके एक्सटर्नल CSS है, ये एक्सटर्नल CSS है। देखिए ऊपर गौर से, हेड के टैग के अंदर एक टैग इस्तेमाल हुआ है लिंक का, और वो क्या बता रहा है, href यानी कि रेफर कर रहा है, रेफरेंस है एक फाइल को जिसका नाम है 1-test 1-test.css, कि भाई जो स्टाइलिंग है ना वो आपने उठानी है इस फाइल से। स्टाइलिंग कैसे पता लगा? आपने जो REL का उसको एट्रीब्यूट दिया, या आपने इसको, ये बेसिकली क्या चीज़ है, ये बेसिकली स्टाइल शीट है। अच्छा किस टाइप में हो सकती है, टेक्स्ट में या CSS में? आप बेशक टाइप ना स्पेसिफाई करो, कोई इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। टाइप इस फाइल की ये होगी। अच्छा भाई वो फाइल कहाँ है? वो फाइल ये है 1-test.css। एड्रेस पूरा क्यों नहीं दिया? क्योंकि हम जिस फाइल में, जिस जगह पे हमने ये फाइल सेव की ना HTML की, उसी जगह CSS की फाइल भी पड़ी है। चलो ऐसा ही है तो जाके देख लेते हैं। अच्छा ये पड़ी हुई थी, ये पड़ी हुई है, इसकी एक्सटेंशन .css है ना। चलो जी इसको हमने ओपन कर लिया, अभी आपकी स्क्रीन पे भी आ जाएगी। ये कुछ आपने स्टाइलिंग दे दी है, ये आपने कुछ स्टाइलिंग दी है। क्या स्टाइलिंग दी है? आपने लिखा है उस टैग का नाम जिस पे आपने स्टाइलिंग करनी है। इसको एक मिनट, थोड़ा इसको आगे भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को और बेहतर नजर आए। जिस पे स्टाइलिंग करनी है उस टैग का नाम और आपके करली ब्रैकेट्स। करली ब्रैकेट्स के अंदर आप लिखते हो वो एट्रीब्यूट जो आपको सेट करना है, कॉलन जो उसकी वैल्यू आपको देनी है। ये क्या कह रहा है भाई कि H1 के अंदर ना उसका कलर रेड कर दो। अच्छा H2 का कलर ग्रीन कर दो, H3 का कलर ब्लू कर दो। आपने स्टाइल दे दिया। अच्छा जब अब जहां जहां H1 आ रहा है, जहां जहां H2 आ रहा है, जहां जहां H3 आ रहा है, उसके ये कलर्स हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि इसके कलर हो जाएंगे ये, और आप इस फाइल का नाम है जी 1.test। अच्छा जी ये स्टाइलिंग वाली फाइल है, तो आप इसको .css से स्टोर करोगे। जो आपका डिज़ाइन, जो HTML की फाइल होती है वो .html से, और जो स्टाइलिंग की फाइल है वो .css से। बस अब आपका इतना सा सिर्फ काम रहेगा कि भाई HTML में आओ और इसको कनेक्ट कर दो। HTML सर की ये फाइल, आपस में लिंक कैसे करेंगे? इनको कनेक्ट कर दो, इनको लिंक कर दो। तो वो आपने ऊपर देखें, ये हेड के टैग के अंदर आपने एक टैग यूज किया है लिंक का, ठीक है। उसमें आपने 3 उसके एट्रीब्यूट सेट किए हैं। मैंने आपको कहा है कोई से 2 सेट कर सकते हैं। पहला है REL वाला, ये बता रहे हैं अच्छा ये क्या क्या कनेक्ट करने जा रहे हो, स्टाइल शीट। यहाँ और क्या हो सकता है आपके पास ना, आप अपने इस पेज से कोई PHP की फाइल कनेक्ट कर सकते हो, कोई ASP की फाइल कनेक्ट कर सकते हो, आप कोई जावास्क्रिप्ट की फाइल कनेक्ट कर सकते हो, कोई पाइथन की फाइल कनेक्ट कर सकते हो। अभी हम जो कनेक्ट करने जा रहे हैं वो एक स्टाइल शीट है, एक शीट है जहाँ पर सारे स्टाइल्स डिफाइंड हैं। अभी आप देख के आ रहे हो ना H1 H2 H3 का आपने स्टाइल डिफाइन किया वहाँ पे, तो बस बता दिया यस। भाई से एक स्टाइल शीट ऐड करो। अच्छा टाइप उसकी क्या है, टेक्स्ट या CSS टाइप बेशक स्किप कर दें। अच्छा भाई वो पड़ी किधर है, उसका नाम क्या है, तो href उसका में href के एट्रीब्यूट के आगे उसका नाम बता दिया, भाई ये इसका नाम है।
एड्रेस मैंने पहले जैसे कहा, एड्रेस क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो सिमिलर फाइल में पड़ी हुई है जहाँ HTML पड़ा हुआ है। बस आपने कनेक्ट किया, जैसे ही आप इसको चलाओगे तो आपकी इन हेडिंग से कलर रिसेट हो गए। आपने एक अलग शीट को जहाँ पर आपने स्टाइल्स डिफाइन किए अपनी HTML की रेगुलर फाइल के साथ कनेक्ट करके उसको ऐसे स्टाइलिंग आपने दे दी, उसको आपने ऐसे स्टाइलिंग दे दी। मैंने आप लोगों को जो बुक बताई हुई है उस बुक में भी बड़ा अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और उस बुक का वेब प्रोग्रामिंग उसका नाम है, दोबारा मैं बता देता हूँ, IT सीरीज़ वालों की। इसमें ये डिस्कशन हुई हुई है। इसका चैप्टर कौन सा है मैं लेक्चर के एंड में सारा आपको बता दूंगा, मैं कौन कौन सी एग्जांपल इसकी करा रहा हूँ। तो ये इस तरह आपने एक एक्सटर्नली फाइल को अपनी HTML की फाइल के साथ कनेक्ट किया। इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं दोबारा उसका कोड ओपन करता हूँ। एक्चुअली ये जो आपने स्टाइलिंग दी है ये कैसे होती है कि आप पहले लिखते हो यहाँ सेलेक्टर, बस, और उसकी कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में उसके एट्रीब्यूट, जो एट्रीब्यूट आपने सेट करना है, कॉलन, उसकी जो आपने वैल्यू देनी है, सेमी कॉलन। फिर दूसरा एट्रीब्यूट वैल्यू। जितने एट्रीब्यूट्स आपने सेट करने हैं आप सेलेक्टर की बॉडी के बीच में लिखते हो। तो ये आपका H1 क्या है, सेलेक्टर है जिसपे आप, जिसको आपने स्टाइल के लिए सेलेक्ट की है। आपका H2 क्या है, आपका सेलेक्टर है जिसको स्टाइल के लिए आपने सेलेक्ट किया है। H3 आपका सेलेक्टर है जिसको स्टाइल के लिए आपने सेलेक्ट किया है। ठीक है, तो इस तरह से हम काम करते हैं CSS के अंदर। हम एक सेलेक्टर, अब आपके ज़हन में शायद वो जो मैंने दिखाई है आपको मामूली सी वेबसाइट जो होम और वो इसमें ऑप्शन से सारे, अब शायद आपको समझ आ रहा हो कि यार वो तो लिस्ट आइटम्स थे सारे, यानी कि हमने लिस्ट आइटम्स की स्टाइलिंग की है। अच्छा, वो तो एक अनऑर्डर्ड लिस्ट थी, वो एक लाइन में कैसे नजर आ रही है, यानी कि हमने उसकी स्टाइलिंग की थी। हमने उस लिस्ट की पहले अनऑर्डर्ड लिस्ट की हमने स्टाइलिंग की, फिर हमने लिस्ट आइटम की स्टाइलिंग की। शायद आप बात फॉलो कर रहे हो मेरी, कि आप इस तरह अपने डिफरेंट डिफरेंट सेलेक्टर्स के ऊपर आप स्टाइलिंग अप्लाई करते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करते हो। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट आपने स्टाइलिंग अप्लाई की, तो सिंपल आपकी इस फाइल के ऊपर स्टाइलिंग हो गई। आप मिसाल के तौर पे मैं चला आपकी आपके आपके लिए एक यहाँ एट्रीब्यूट एक लाइन लिखता हूँ पैराग्राफ का। पैराग्राफ का टैग यूज़ किया, पैराग्राफ का टैग ख़त्म किया और मैंने लिख दिया 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास, ओके, फुल स्टॉप। मैंने सेव किया और मैंने कहाँ लिखा है, HTML की फाइल के अंदर। ठीक है, दिखाई देगा। मैंने आके इसको रिफ्रेश किया तो नीचे लिखाना शुरू हो गया 18 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ, ओके, कोई मसला नहीं। मैं अपनी CSS की फाइल के अंदर आया, मैंने सेलेक्टर लिखा पैराग्राफ P और इसके ब्रैकेट्स ओपन किए और क्लोज किए, कोई मसला नहीं। क्या रखना चाहता हूँ, कलर इसका मैं रेड रखना चाहता हूँ, मेरे पैराग्राफ का कलर जो है वो रेड हो जाए। इस तरह से मैंने लिखा, सेव किया। HTML मैंने काम पहले का लिखा हुआ था, मैंने वेब ब्राउज़र में आके इसको रिफ्रेश कर दिया, मेरा पैराग्राफ भी क्या हो गया, रेड। अब आपने इसका साइज बढ़ाना है, इसका बैकग्राउंड सेट करना है, जो आपको काम करना है आप आसानी से कर सकते हो। सर ये जो CSS की फाइल है ये भी हम उधर ही रखेंगे जिस फोल्डर में वो वाली होगी फाइल जो हम बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल, शुरू में तो वहीं रखेंगे, हम अलग फोल्डर में रख सकते हैं, फिर हमें हर जगह उसका पाथ देना पड़ेगा। लेकिन इमेजेस की तरह अभी हम अच्छी प्रैक्टिस, सिंपल प्रैक्टिस क्या है कि भाई सिमिलर फाइल में रखो। ठीक है, आप उसका सर जगह तो चेंज मुझे कर, इमेज से भी याद आ गया,
आपने इमेज की बात की सर, मैं भी वो कर रहा था प्रैक्टिस, तो पहले मैंने एक इमेज ऐड की थी तो वो हो ठीक है, गई थी, तो फिर नेक्स्ट मैंने उसको रिप्लेस किया है ना, मैंने उसकी ठीक जगह है। कोई दूसरी लगाई। तो सर दूसरी मतलब उसकी जगह आ तो गई थी लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं था आ रहा। मतलब क्या आ रहा था? सर जस्ट ऐसे ही उसकी जस्ट वो आ रहा था, बॉर्डर आ रहा था, लेकिन पिक्चर क्या थी वो नहीं थी, शो नहीं थी हो रही, मतलब थंबनेल्स उसके शो नहीं थे हो रहे। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि उसमें जो उसकी एक्सटेंशन है ना, वो शायद डिफरेंट हो यस। सकता है, वो मतलब जेपीजी ना हो या पीएनजी हो, वो चेक कर लें। दूसरा ये हो सकता है कि वो हम जब उसको लिखते हैं ना आर्गुमेंट के तौर पे, अगर वो डबल कोट्स में लिखा है, अगर हम कोट्स को मिस करें तो ऐसा मसला आ जाता है। डबल कोट्स में थे सर। मतलब हाँ, उनको ये देख लेना कि डबल कोट्स में ही लिखा हुआ है। वो कभी कभी ये हो सकता है कि स्पेलिंग का एक आध लेटर का मिस्टेक हो तो भी ये मसला आ जाता है। तो सर इसमें ठीक है, पीएनजी फॉर्मेट नहीं चलता? चलता है, डॉट पीएनजी लगा के देख लो, डॉट पीएनजी ठीक है कर लो। मतलब आपको ना एक्सटेंशन चेंज करना होती है फिर इस तरह से। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है, ये इस तरह हमने एक सिंपल सी आम सी स्टाइलिंग की एक एग्जांपल देख ली। अच्छा, नेक्स्ट करते हैं, थोड़ा काम तेज करते हैं। सर जी काफी नहीं हो गया वैसे? अभी तो स्टाइलिंग शुरू की है, अल्लाह के बंदे, अभी तो स्टाइलिंग शुरू की है। अब सिंपल है, आगे ये इसी तरह की चीज़ें अब अच्छा, अब इसमें मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा क्या हुआ है। वही हेडिंग्स थी ना, आपको मैंने कोई और स्टाइल सेलेक्ट करके दिखा दिया, मैंने आपको कोई और स्टाइल करके दिखा दिया। अच्छा जी, कितना को मुश्किल स्टाइल था, ये देखें। अब मैंने आपको क्या करके दिखा दिया भाई, एक ही फाइल के अंदर स्टाइल करके दिखा दिया। मैंने आपको अलग फाइल नहीं बनवाई, मैं सिर्फ आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप पे है कि आप किस तरह की स्टाइलिंग करो, या किस तरह की स्टाइलिंग आपसे रिक्वायर्ड है। आपसे इनलाइन रिक्वायर्ड है या फिर एक्सटर्नल रिक्वायर्ड है, आपको दोनों पे हाथ आपका अच्छा होना चाहिए। तो जैसे अभी इन्होंने भी क्वेश्चन किया था कि सर लिंक कैसे करेंगे। अब अगर आप गौर करें तो हम लिंक वाला जहाँ काम कर रहे थे, एग्जैक्टली उसी जगह आपने स्टाइल का टैग यूज़ कर दिया है, उसी जगह आपने स्टाइल का टैग यूज़ कर दिया है। ठीक है, ये चीज़ें ज़रा ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, इनको प्रॉपर जगह पे लिखना ज़रूरी है, हेड के टैग में लिखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो है ना देख सकते हो कि सारा स्टाइल वही काम है सर, अंदर भी तो वही काम किया। H3 सेलेक्टर है, उसकी बॉडी में स्टाइल दे दिया। H2 आपका सेलेक्टर है, उसकी स्टाइल दे दिया। H1 का स्टाइल दे दिया। बस इतना सा फ़र्क है मामूली सा, कि आपने वो आपकी HTML फाइल के अंदर ही कर दिया। दूसरा मैंने आपको क्या दिखाना था भाई, देखो कलर तो सेट किया था, फॉन्ट फैमिली भी कर सकते हो, बैकग्राउंड कलर भी सेट कर सकते हो, और नीचे आपकी तमाम हेडिंग्स पे वो चीज़ अप्लाई हो जाएगी। इसको एक नज़र बेशक देख लें, 2 मिनट देख लें, बेशक कुछ नोट करना है तो एक नोट कर लें, हाथ से गुजार लें, फिर मैं मज़ीद इसको एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सट्रीम सर। जी जी दाऊद। सर जैसे हमने उसमें किया था H1 का, हमने कलर डायरेक्ट राइट कर दिया था, ठीक है, हम्म, तो CSS में, तो मतलब हमें अगर उसका बैकग्राउंड कलर करना है तो जस्ट हम ऐसे लिखेंगे बैकग्राउंड कलर और कॉलर येलो, बिल्कुल, और इस तरह बस ना। इसमें हम। हाँ हाँ, यस सर बोलो। भाई मैं बता रहा था कि इस तरह के आप मजीद एट्रीब्यूट्स और एक्सप्लोर करोगे। अच्छा, सेंटर में लेके आना है, मैंने ये करना है। सेंटर में क्या होगा, अभी थोड़े पहले देखा था, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। अलाइन सेंटर। यस सर। हाँ, टेक्स्ट अलाइन को क्यों क्या करेंगे, सेंटर। इस तरह की ना, सर अब इसमें ये इसमें ये है कि मतलब हमें बार बार स्टाइल यूज नहीं करना पड़ेगा वर्ड, इसमें हम CSS में मतलब जो कर लेंगे उसमें।
हमें हाँ बार बार ये वर्ड नहीं यूज करना पड़ेगा टैग जो स्टाइल का। हाँ, हमें फिर आप देख रहे हो H1 के अंदर टैग के अंदर मैंने स्टाइल नहीं डाला हुआ, मतलब इनलाइन CSS की जगह मैंने ये इंटरनल CSS यूज कर दी। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। अब जैसे इन्हीं के क्वेश्चन से आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा कि ये चीज़ें ये प्रैक्टिस से माइंड में बैठेंगी। ये चीज़ें आपको लगातार इसी प्रैक्टिस रखोगे तो ये आपके एट्रीब्यूट्स आपके जहन में बैठेंगे। ऐसे ही डायरेक्ट एट्रीब्यूट्स याद नहीं कभी भी होंगे। ये फिर अब आप कौन सा एडिटर यूज़ कर रहे हो, जो एडिटर यूज़ करोगे वो एडिटर भी आपको हेल्प करता है। अब मतलब जैसे मैं इसमें लिख रहा हूँ तो मैं बैक लिखूंगा तो ये ऑप्शन दे देगा कि आप बैकग्राउंड कलर यूज़ करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। मैं सिंपल अगर फ़ॉन्ट लिखूंगा तो फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइज़, वो तमाम चीज़ें मुझे जो है ना ऑप्शंस में दे देगा कि आप इसमें से कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हो, इसमें से कौन सा वाला एट्रीब्यूट यूज़ करना चाहते हो। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से माइंड में बैठेंगी, प्रैक्टिस से आपके माइंड में बैठेंगी। अगर मैं आपको वो उसकी CSS फाइल दिखा देता, HTML फाइल दिखाता, वो जो मैंने आपको बिल्कुल शुरू में एक छोटी सी वेब दिखाई है, तो आप शायद उसका कोड देख के परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा कोड ये कैसे, मतलब याद कैसे होगा। ये चीज़ें याद नहीं होती। ये जब आपके साथ पिक्चर आती है ना, अच्छा फिर आप सोचते हो, जिस तरह मैंने आपको बताया, अच्छा जी ये इसमें स्पेस डली हुई है, इसका मेन्यू बार है, फिर अब एक एक करके ना इनको, अच्छा मैं पहले लिस्ट एंटर करूं, मैं लिस्ट को ज़रा एक लाइन में कर दूं, मैं लिस्ट में ज़रा स्पेस डाल दूं, मैं लिस्ट को मैं पेज के अंदर एक पिक्चर डाल दूं, मैं अच्छा टॉप पे लिस्ट का बैकग्राउंड ग्रीन कर दूं, फिर मैं उसके अंदर आइकन्स एंटर करूं। बात मेरी समझ आ रही है कि आप हर काम स्टेप वाइज करते हो। आपको भी जब कोई टास्क असाइन किया जाएगा तो आपने हर काम स्टेप वाइज करना है, पहले ये काम है फिर दूसरा। कभी भी आप आखिरी काम पहले नहीं कर सकते। आप स्टाइलिंग किसकी करोगे जब तक कोई चीज़ मौजूद ही नहीं होगी ना। तो इस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट को, टास्क को, असाइनमेंट को, कोई भी काम है या वैसे ही कोई काम कर रहे हो, अगर आपको काम मिल गया है वेब से रिलेटेड, उसको डिवाइड करोगे कि अच्छा पहले मुझे ये करना है, फिर ये, फिर फलानी चीज़ करनी है। एक एक चीज़ आपको पता हो कि आपने काम को ब्रेक डाउन कैसे करना है। ये काम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और मैं इसमें क्या बताना चाह रहा था, हाँ, CSS की एग्जांपल आमतौर पर ऐसे दी जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल HTML क्या है, इंसान है, इंसान का हमारा जो स्ट्रक्चर है, हम स्केलेटन है जो हमारा, वो हमारा HTML है। मतलब बेसिक क्या है हमारा, हम सब का सेम है, हम सब का ढांचा है कोई। अब उस पर स्टाइलिंग कैसी हुई हुई है, वो स्टाइलिंग CSS है। किसी जो है ना, आप देख सकते हो हर एक इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है, मीन्स कि हर एक की स्टाइलिंग है। तो आपके वेब पेज पे भी ऐसे ही होता है। आप अपनी वेबसाइट का एक बेसिक ढांचा बनाते हो और वो होता है HTML के अंदर, जिसमें साइट इतनी ख़ास दिखती नहीं है। फिर आपने अगर उसको मतलब प्यारा बनाना है, अच्छा अट्रैक्टिव बनाना है, तो आप जाते हो CSS की तरफ, फिर आप काम करते हो CSS के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर स्टॉप करता हूँ। एक मिनट, लेक्चर की रिकॉर्डिंग